हेलो स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसीजर के लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यूपी पॉलिटेक्निक्स की जो काउंसलिंग अभी चल रही है उसमें स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। बेसिकली इस बार जो यूपी पॉलिटेक्निक्स की काउंसलिंग हो रही है उसमें दो फेज़ हैं। काउंसलिंग में दो फेज़ हैं, दो फेज़ में काउंसलिंग हो रही है। पहला फेज़ है मेन काउंसलिंग। मेन काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, या स्टूडेंट्स ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तर प्रदेश से पास की है, या स्टूडेंट्स के पिताजी या माताजी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में पोस्टेड हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और यूपी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए राउंड 1, 2 और राउंड 3 में काउंसलिंग होगी। ये स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होगा आपका स्पेशल काउंसलिंग। स्पेशल काउंसलिंग में अभी तक जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 2 राउंड होने हैं, राउंड 4 और राउंड 5। इस राउंड में उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, इसके अलावा अदर स्टेट के जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं कि काउंसलिंग के शेड्यूल क्या है। अभी ये वीडियो जो हमने बनाया है वो राउंड 1, 2 और 3 के लिए बनाया गया है। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के राउंड 4 और 5 के लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तो राउंड 1 के लिए देख लेते हैं जो कि अभी चल रहा है राउंड 1। तो राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग होनी है वो 27 जून से 2 जुलाई तक होनी है। 3 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद 4 तारीख से 6 तारीख तक बच्चे को फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चुनना है और काउंसलिंग फ़ीस भी जमा करनी है। इसी दौरान 4 से 7 के बीच में बच्चा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा सकता है किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर। और अगर बच्चा फ़ीस विड्रॉ करना चाहता है, सीट विड्रॉ करना चाहता है तो उसकी फ़ीस वापस हो जाती है। उसके लिए आखिरी तारीख है 8 जुलाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार राउंड 2 का शेड्यूल है। राउंड 2 का शेड्यूल आप ये देख सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राउंड 1 है। राउंड 1 की भांति ही राउंड 2 और राउंड 3 होंगे और ये जो शेड्यूल है वो राउंड 3 का है। ठीक है, सो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या क्या स्टेप कब कब फॉलो करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो पहला स्टेप जो है काउंसलिंग का वो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। जब स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट में अगर स्टूडेंट्स पास हो गया है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षा में अगर स्टूडेंट पास हो गया है तो वो चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है, अर्थात काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। काउंसलिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कैसे करे, कहाँ से करे। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में हेल्प सेंटर बनाए गए हैं काउंसलिंग के लिए। ये हेल्प सेंटर आपकी काउंसलिंग में मदद करेंगे।
आप अगर किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में पहुंच जाते हैं, जो भी आपके नज़दीक है, आप अपने घर के जो भी नज़दीक पॉलिटेक्निक संस्था हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ के हेल्प सेंटर पर मिलें और उनसे कहें कि हमें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना है। तो वहाँ पर जो भी अधिकारीगण उपस्थित होंगे वो आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे, चॉइस लॉक भी करेंगे, और जो भी विश्वसनीय सलाह है वो आपको वहाँ से मिलेगी। लेकिन आपके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड उपस्थित होना चाहिए ताकि संबंधित अधिकारी कर्मचारी आपका चॉइस फिलिंग कर सकें। अगला ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने क्षेत्र के किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर, किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप अपने घर पर ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है और घर में आपके पेरेंट्स या भाई बहन जो लैपटॉप और कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, या अगर आप खुद भी लैपटॉप या कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो आप कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से घर पर ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन तीनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। तो बेस्ट ऑप्शन है 1, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में बनाए गए हेल्प सेंटर से। क्योंकि राजकीय पॉलिटेक्निक जो संस्था हैं, हेल्प सेंटर में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए कई बेनिफिट्स हैं। पहली बात, आप एक पॉलिटेक्निक्स देख सकेंगे कि एक पॉलिटेक्निक कैसा है, वहाँ की लैब्स वगैरह देख सकते हैं, वहाँ के टीचर्स से मिल सकते हैं, वहाँ के टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई इसका भविष्य क्या है, पॉलिटेक्निक्स करने के बाद कहाँ जॉब मिलेगी, क्या फ्यूचर है इसका, इस बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था से जो भी आपको काउंसलिंग के बारे में और इन फ्यूचर के बारे में पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट होगी। इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं होगी। तो जो भी नियम बने हैं इस बार काउंसलिंग के, अगर आपको वो सही से फॉलो करते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में जाकर आप हेल्प सेंटर से करवाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा। और अगर आप नहीं जा सकते या फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो आप ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, आपने मान लीजिए चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस लॉक कर दी और रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। रिज़ल्ट डिक्लेयर के बाद आप रिज़ल्ट चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक में 2 प्रकार की संभावनाएं होंगी, या तो आपको सीट मिली होगी किसी कॉलेज में, या किसी कॉलेज में सीट नहीं मिली होगी। तो आइए देखते हैं केस 1 क्या है। यदि स्टूडेंट्स को कोई सीट और संस्था आवंटित नहीं हुई है, अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी थी उससे आपको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, तो स्टूडेंट्स अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके अगले राउंड में स्टूडेंट्स को चॉइस फिल करना पड़ेगा। आपको पहले राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तो अगले राउंड का जो शेड्यूल है वो देख लीजिए, और जितनी तारीख से चॉइस फिलिंग करना है उतनी तारीख को पुनः राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में पहुंचकर हेल्प सेंटर में संपर्क करके अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। स्टूडेंट्स का लॉगिन आईडी, पासवर्ड से चॉइस फिलिंग निम्न स्थानों पर की जा सकती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई चॉइस फिलिंग के आपके 3 ऑप्शन हैं। तो केस 1 क्या है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप परेशान मत होइए। राउंड 2 जब भी शुरू होगा, आप राउंड 2 में काउंसलिंग कर सकते हैं, फिर से चॉइस फिलिंग करिए, फिर से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, अब इस स्थिति में केस 2 क्या है। केस 2 है कि भाई राउंड 1 में रिज़ल्ट आया, आपने रिज़ल्ट चेक किया और आपको सीट मिल गई, एक कॉलेज मिल गया और उसके अंदर कोई सी एक ब्रांच मिल गई। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको ब्रांच तो मिल गई, लेकिन आपको ब्रांच या संस्था अच्छी नहीं लग रही है और आप चाह रहे हैं कि और अच्छी संस्था या और अच्छी ब्रांच हमें मिल जाए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है ये देखिए। आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करिए अपना अकाउंट और उसमें जाकर फ्लोट का ऑप्शन चुनिए। फ्लोट का ऑप्शन ये होता है कि आपको जो भी चॉइस मिली हुई है,
जो भी चॉइस आपको मिली हुई है वो आपकी चॉइस बनी रहेगी और आप बेटर ऑप्शन के लिए वेट कर सकते हैं। तो फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करें। फ्लोट ऑप्शन जैसे ही आप चुन लेंगे उसके तुरंत बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 3,250 ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करना पड़ेगा, वहीं आपके अकाउंट से ही जमा हो जाएगा। इसके लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। एटीएम कार्ड नहीं है यूपीआई से भी कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान रहे ये वाली फ़ीस कैश में जमा नहीं होनी है, कैश जमा नहीं होगा, आपके ऑनलाइन अकाउंट से ये फ़ीस भरी जाएगी। इसके बाद अब आपने फ़ीस फिल कर दी तो आपकी सीट रुक गई फ्लोट करने से जो आपको मिली थी, और अगला स्टेप आपका होगा कि भाई जब भी अगला राउंड आए आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है और देखना है कि भाई आपको और अच्छा कॉलेज और ब्रांच मिल गया है या नहीं, उस तक आपको वेट करना है। ठीक है। तीसरा केस क्या होता है कि अगर स्टूडेंट को सीट और संस्था आवंटित हो गई है और स्टूडेंट उसी संस्था में, उसी सीट पर, उसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है, तब स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट सबसे पहले फ्रीज़ ऑप्शन को चूज़ करेंगे। फ्रीज़ ऑप्शन का मतलब है कि भाई जो भी हमें संस्था या सीट मिली है हम उससे संतुष्ट हैं और हमें यहीं पर पढ़ाई करनी है, यहीं पर एडमिशन लेना है। अगला स्टेप आपका होगा कि भाई सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 3,250 रुपये ऑनलाइन जमा कर दें, यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। तीसरा आपका स्टेप होगा कि इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। जैसे ही आप फ़ीस जमा करेंगे एक अलॉटमेंट लेटर आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है और ये ब्रांच मिली है और आपने ये फ़ीस भर दी है और आपने इस कॉलेज को फ्रीज कर दिया है, उसमें ये डिटेल रहेगी, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ये अलॉटमेंट लेटर आपको एडमिशन के टाइम पे काम आएगा। ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है आपको? आप उसी दिन तुरंत जो भी पॉलीटेक्निक आपने चयन किया है, चयन मतलब जब आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भर रहे होंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पॉलीटेक्निक में है, किस पॉलीटेक्निक में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। वहाँ पर आप जिस कॉलेज का भी नाम चुन लेंगे उसी कॉलेज में जाकर वहाँ के हेल्प सेंटर से मिलिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है ये निर्धारित समय के अंदर कराना है। जो भी टाइम टेबल शेड्यूल हमने आपको दिखाया था काउंसलिंग का, उसमें ये सब डेटें दी हुई हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस राउंड का किस तारीख से किस तारीख तक होना है। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, उस तारीख को ध्यान में रखें और उसी तारीख के भीतर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। अगर वो तारीख मिस हो जाती हैं तो आपकी सीट भी चली जाएगी और आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, मुख्य काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, अर्थात राउंड 1, 2, 3 से बाहर हो जाएंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विशेष ध्यान रखें। तो अगला स्टेप आपका आता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जब आपने सीट फ्रीज कर दी है और आप अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके द्वारा चयनित संस्था में जा रहे हैं, तो जब आप संस्था में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उन्हीं तिथियों में होगा जो काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई हैं। अगर आप काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई तारीखों को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या उन निर्धारित तिथियों में नहीं पहुंचते हैं तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है राजकीय पॉलीटेक्निक में बने हेल्प सेंटर पर ही होगा। इसके बाद जब आपका संस्था में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा फिर आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम के पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं तिथियों में होगा जो काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, और ये राजकीय पॉलीटेक्निक तालबेहट में बने हेल्प सेंटर पर ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी कंप्यूटर कैफ़े या घर से नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है संस्था, और इसके साथ
एक सेट फ़ोटोकॉपी का भी आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण होने पर हेल्प सेंटर से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का एक प्रपत्र मिलेगा जो एडमिशन में प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो जिस संस्था में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है वो एक प्रपत्र देगा जिसमें डिटेल होगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और संस्था के जो भी अधिकारी ये कार्य कर रहे होंगे वो साइन करके वो आपको प्रपत्र देंगे। ये प्रपत्र आपको संभाल के रखना है, ये प्रपत्र एडमिशन में प्रयोग होता है। ठीक है। और आगे नोट है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अगर आप निर्धारित तिथियों में नहीं करवाते हैं तो आपको जो सीट मिली हुई है जिसको आपने फ्रीज किया है वो आपकी सीट निरस्त हो जाएगी और आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, अर्थात राउंड 2 और 3 से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपको राउंड 4 में फिर से काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समयबद्ध एक प्रक्रिया है जिसको समय के दौरान ही करना है। समय अगर निकल गया तो आपकी सीट भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसके बाद है कि भाई जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसे भलीभांति नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वहाँ पर ये सब लेके जाएं। पहला है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, दूसरा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिज़ल्ट रैंक कार्ड, तीसरा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, चौथा है 3250 की फ़ीस रसीद, पाँचवा हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, छठवां इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सातवां आधार कार्ड, आठवां आपका जाति प्रमाण पत्र, नौवां जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित नेट प्रति जो कि नेट से निकलती है ना। जाति प्रमाण पत्र तो एक आपको तहसील द्वारा मिल जाता है ओरिजिनल कॉपी, फिर उसकी सत्यापित प्रति आपको नेट से और निकलवानी है, वो भी लेकर जानी है। 10वां है तहसीलदार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित नेट प्रति। 12वां है EWS सर्टिफिकेट, अगर आपको EWS से सीट मिली है तो आपको EWS का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 13 है अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आपको सीट मिली है तो वो सर्टिफिकेट लेके ज़रूर जाएं, मूल प्रति। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है और सबका एक एक सेट फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। सारी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है, पहले से ही करके रखें और इसी क्रम में करके रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है एडमिशन। आपका जो एडमिशन है वो उसी संस्था में होगा जो संस्था आपको मिली है, उस संस्था में आपको एडमिशन लेने जाना पड़ेगा खुद ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 7 दिन के भीतर आप अपना एडमिशन भी ले लीजिए। तो ये जो 7 दिन हैं वो कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। इन जनरल अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो 7 दिन के भीतर संस्था द्वारा आपको बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले रहे हैं, ले लीजिए। और यदि 7 दिन के भीतर भी नहीं लेते हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप संस्था प्रधानाचार्य से बात करके या एडमिशन समिति अध्यक्ष से बात करके और दिन का समय मांग सकते हैं। तो आपको कब एडमिशन लेना है ये संस्था प्रधानाचार्य या एडमिशन समिति अध्यक्ष आपको बताएंगे। एक जो 7 दिन का पीरियड है जनरली 7 दिन में आपको ले लेना चाहिए ताकि आप समय से अपनी क्लासें स्टार्ट कर सकें। अब जब भी आप एडमिशन के लिए किसी संस्था में जा रहे हैं तो जाने से पहले वहाँ के स्टाफ या एडमिशन समिति के अध्यक्ष या प्रिंसिपल से एक बार फ़ोन पर बात ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा कि भाई अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस हो रही है, छूट रही है, तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ ज़रूर लेकर आनी है। ओके, सो अब आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप गूगल पर जाइए, उसी संस्था की वेबसाइट को तलाशिए। वेबसाइट के अंदर आपको
सबके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे संस्था के प्रधानाचार्य या और मेंबर जो भी एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडमिशन के कार्य को कर रहे हैं। वहाँ से आप फ़ोन नंबर लीजिए, जो भी जानकारी लेना है वो लीजिए, तब आप संस्था में आइए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग 600-700 किलोमीटर दूर से संस्था में आते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते हैं या आप फ़ीस लेकर नहीं पहुंचते हैं, तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो पहले कंफर्म हो जाइए, फ़ोन नंबर आप वेबसाइट से निकालिए और संस्था प्रधानाचार्य से एक बार बात ज़रूर करिए। और जब भी आप संस्था पहुंच रहे हैं तो आप प्रयास करिए कि आप सुबह 10 बजे संस्था पहुंच जाएं, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। कई बार आपका बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ता है, कई बार बैंक ड्राफ्ट में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस स्थिति में आपको फिर से बैंक जाना पड़ता है, तो काफ़ी समय हो जाता है। एडमिशन जो है 10 बजे अगर आप पहुंच जाएंगे तो 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोई भी गलती होती है तो आप 5 बजे तक आपका एडमिशन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गलती का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर हो सकता है आपको 1-2 दिन रुकना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, जो भी जानकारी आपको रहे, उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप अपना सारे कागज़ और फीस अपने साथ लेकर ही संस्था पहुँचें। अब ये नोट लिखा हुआ है कि भाई एडमिशन के लिए भी तिथि निर्धारित की गई है कि अगर आप इतनी तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपको जो सीट मिली है वो भी निरस्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो काउंसलिंग के राउंड 2 और 3 से फिर बाहर भी होना पड़ेगा आप सभी को, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो एडमिशन है समय अंतर्गत ले लीजिए। जिन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में समय लगता है, जैसे टीसी को लिए समय लगता है, टीसी में समय लगता है, आय जाति निवास को बनाने में समय लगता है, तो ये अभी से बनने के लिए डाल दीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक्स में, तो फिर अभी से ये टीसी निकलवा लीजिए आप, और जो भी कागज़ हैं आय जाति निवास जिनमें समय लगता है, बाकी तो सारे आपके पास होते हैं, आय जाति निवास और EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है वो भी बनवा लीजिए। इसके बाद आते हैं कि भाई एडमिशन अगर जब आप लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से कागज़ लेकर जाना है। तो ये डिटेल लिखी हुई है आपके सामने। एडमिशन में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको ओरिजिनल और एक सेट फ़ोटोकॉपी लेके संस्था में जाना है। संस्था का एडमिशन फॉर्म ये संस्था से ही मिलता है आपको, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये देखिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए। इन सब की तैयारी आप पहले से करके रखिए, अदरवाइज़ एडमिशन के समय फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता है और आप कागज़ नहीं दे पाएंगे तो एडमिशन भी आपका निरस्त हो सकता है। तो जब एडमिशन के लिए जाएंगे ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल 23 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं फिर इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। एफ़िडेविट के बारे में सुन लीजिए। एफ़िडेविट एक 75% अटेंडेंस का लगता है, 75% अटेंडेंस, जिसमें ये लिखा जाता है कि 75% अटेंडेंस मेरी रहेगी, अगर नहीं रही तो मेरा एडमिशन या मेरा निरस्त कर दिया जाए एडमिशन, और मैं छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र नहीं रहूँगा, और अगर मुझे छात्रवृत्ति मिल गई है तो मैं उसे वापस कर दूँगा अगर मेरी अटेंडेंस 75% नहीं रही। तो ये मेंशन रहता है। हर संस्था का अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट के अनुसार आप वो एफ़िडेविट बनवा लीजिए। संस्था में संपर्क करिए, वहाँ से टीचर से उसकी फ़ोटो मंगवा लीजिए और वैसा ही आप एफ़िडेविट बनवा लीजिए। दूसरा है एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट। अगर छात्र छात्रा की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो एंटी रैगिंग छात्र छात्रा द्वारा दी जाएगी, और अगर छात्र छात्रा की उम्र 18 वर्ष से कम है तो एंटी रैगिंग अभिभावक के द्वारा दिया जाएगा। चौथा सर्टिफिकेट है आपका एफ़िडेविट, गैप एफ़िडेविट। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में किसी साल का गैप है तो आप उसे बनवा लीजिए, गैप एफ़िडेविट भी। ओके, तो अगला है
अगर स्टूडेंट ने पिछली परीक्षा, ओके, ये 23वां पॉइंट है, ये है टीसी के लिए। तो बच्चों टीसी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग इसको बहुत सीरियसली लीजिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन लेना है तो टीसी अभी से निकलवा के रख लीजिए। अगर आपकी टीसी किसी और संस्था में आपने यूज कर लिए तो वो टीसी भी वापस ले लीजिए, क्योंकि टीसी की मूल प्रति लगती है, प्रथम प्रति लगती है एडमिशन में। अगर आपको द्वितीय प्रति लग रही है, द्वितीय प्रति है आपके पास, तो ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ के समिति अध्यक्ष या प्रधानाचार्य सेकंड प्रति को लेंगे। टीसी की हमेशा मूल प्रति, प्रथम प्रति से ही एडमिशन लिया जाता है। सो इसमें जो टीसी है उसको काउंटर साइन कराना पड़ता है। तो किन टीसी को काउंटर साइन कराना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने यूपी बोर्ड या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा पास की है तो आपको टीसी में काउंटर साइन कराने पड़ेंगे। काउंटर साइन क्या होता है? काउंटर साइन होता है कि जिस ज़िले से आपने परीक्षा पास करी है कक्षा 10 की, या पिछली परीक्षा जो पॉलिटेक्निक में आने से पहले जो पिछली परीक्षा पास करी है, उस पर जिस ज़िले से आपने पास करी है उस ज़िले के जिला विद्यालय निरीक्षक के साइन होते हैं। और ये जो साइन हैं वो आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य करा के देते हैं जहाँ से आपने पिछली परीक्षा पास करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कक्षा 10 की परीक्षा पिछले साल पास करी है तो आप वहाँ पर जाएंगे प्रधानाचार्य जी के पास, प्रधानाचार्य जी आपको टीसी दे देंगे। टीसी में सिर्फ प्रधानाचार्य जी के साइन होते हैं, लेकिन आप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करेंगे कि सर हमें काउंटर साइन करा के दीजिए टीसी। तो काउंटर साइन टीसी के लिए वो टीसी आपसे वापस ले लेंगे और 1 या 2 दिन बाद वो साइन करा के दे देते हैं। तो काउंटर साइन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा साइन होते हैं, वो संस्था प्रधानाचार्य करवा के आपको देते हैं। तो वो काउंटर साइन की गई टीसी आपको लेकर आनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने किसके लिए नियम बताया? उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछली परीक्षा यूपी बोर्ड या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से पास करी है। अब उसके बारे में बता रहा हूँ कि किन स्टूडेंट्स को काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पिछली परीक्षा, मान लीजिए आपने पिछली परीक्षा कक्षा 10 पास की है और वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास करी है, तो आपको काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछली परीक्षा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास करी है तो आपको काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपने यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड से परीक्षा पास करी है और उसी ज़िले में आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है जिस ज़िले में आपने पिछली परीक्षा पास करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ललितपुर ज़िले से कक्षा 10 की परीक्षा पास करी है 2025 में, ठीक है। अभी आपने मई में आपका रिज़ल्ट आया, आप ललितपुर के किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे कक्षा 10 में और आपका रिज़ल्ट आ गया ललितपुर में आप पास हो गए और आपका पॉलिटेक्निक में भी हो गया और आपको जो कॉलेज मिला वो ललितपुर ज़िले का ही पॉलिटेक्निक मिल गया। ऐसी स्थिति में भी आपको काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, तो मैंने 3 केस बताए हैं, फिर से सुन लीजिए। पहला केस, अगर आपने यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड से परीक्षा पास करी है पिछली वाली और आप उसी टीसी लेकर आ रहे हैं और आपका जो पॉलिटेक्निक है वो उस ज़िले से भिन्न कोई अन्य ज़िले में पॉलिटेक्निक्स है, तो आपको काउंटर साइन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात है कि अगर आपने यूपी बोर्ड से परीक्षा पास करी है और आपने उसी ज़िले में एडमिशन लिया है जिस ज़िले से पिछली परीक्षा पास करी है, तो फिर आपको काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं है। तीसरी कंडीशन है, अगर आपने पिछली परीक्षा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पास करी है तो आपको
काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो टीसी को बहुत सीरियसली लीजिए। कभी कभी काउंटर साइन कराने में आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं काफ़ी समय ले लेते हैं, एक एक महीना तक। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, काउंटर साइन करा के पहले से रख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है फ़ीस की। आपको उस कॉलेज में फ़ीस जमा क्या करनी है। इससे पहले आपने 3250 फ़ीस जमा करी थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस। उसके बाद जब आप संस्था में पहुंचेंगे तो आपका बैंक ड्राफ्ट लगेगा 7370 रुपये का। ओके। और इसके बाद आपको 840 रुपये की फ़ीस लगेगी परीक्षा शुल्क, उसका भी बैंक ड्राफ्ट बनेगा। लेकिन ये जो फ़ीस है वो आपको संस्था प्रधानाचार्य के माध्यम से पता चलेगी जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे, या फिर उस कॉलेज में पहुंचने से पहले आप संस्था प्रधानाचार्य से फ़ोन पे बात कर लेंगे या समिति अध्यक्ष से फ़ोन पे बात कर लेंगे, तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। क्योंकि ये कंडीशन हर कॉलेज में अलग हो सकती है। कुछ कॉलेज बैंक ड्राफ्ट से फ़ीस ले रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन फ़ीस ले रहे हैं, कुछ लोग बैंक में जाके फ़ीस जमा करवा रहे हैं। तो अलग अलग संस्था के अलग अलग नियम हैं। तो फ़ीस के लिए आप कॉलेज पहुंचने से पहले संस्था प्रधानाचार्य या एडमिशन समिति अध्यक्ष से एक बार बात ज़रूर कर लें, और जब भी एडमिशन के लिए पहुंचें तो फ़ीस लेकर ही पहुंचें। ओके स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई भी फ़ीस, कोई भी कॉलेज है, अगर वो फ़ीस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ले रहा है, तो जो मान लीजिए कोई भी कॉलेज है, ललितपुर ज़िले का कॉलेज है, और वो फ़ीस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ले रहा है, तो आपका जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेहट के नाम से बनेगा, जो कि ललितपुर में दे होगा। ओके। उसी ज़िले में दे होगा। अगर आप झांसी ज़िले में एडमिशन ले रहे हैं तो ललितपुर की जगह झांसी हो जाएगा। अगर आप मुजफ्फरनगर में एडमिशन ले रहे हैं तो ललितपुर की जगह मुजफ्फरनगर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। सो आप सभी लोग ये प्रक्रिया पूरी करके रखिए, अपने कागज़ संभाल कर रखिए, और जैसी डेट आती हैं आप संस्था में पहुंच के जो प्रोसीजर आपको बताया गया है एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि जो आपका क्लास है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा हर पॉलीटेक्निक्स में प्रथम वर्ष का। तो आप अपने कागज़ तैयार रखें और किसी भी तरीके की डिले से बचें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको पूरी काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग से लेके एडमिशन तक कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। मेरा नाम है DK वर्मा। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेहट ललितपुर में लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ। सो ये सूचना छात्र हित में, जनहित में बनाई गई है। तो इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें, और आप मेरे YouTube चैनल माई स्टडी आप मेरे YouTube चैनल को माई स्टडी माई कैरियर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स भी क्रिएट किए हैं, तो इस पर मैं रेगुलर बच्चों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूं, और जॉब से रिलेटेड भी सूचना इस पर आती रहती हैं, और एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो भी मैं इसमें पोस्ट करता रहता हूं। तो इन सब चैनल्स को भी आप ज्वाइन करिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो काउंसलिंग के लिए बना था, ये राउंड 1, 2 और 3 के लिए बनाया गया था। मुख्य काउंसलिंग के लिए, स्पेशल काउंसलिंग में जो राउंड 4 और 5 होने हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार के डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे YouTube चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।